रिहायशी इलाके में हिजबुल्लाह का बेस बताया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा दावा कि ये हिजबुल्लाह का वो बेस जिसे अब तबाह कर दिया गया है। और तायरे में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को भी कैसे तबाह किया गया, वो तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के अजीज ग्रुप के ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर भी तबाह कर दिया गया। तो हिजबुल्लाह के गढ़ में अजीज ग्रुप के ठिकानों को तबाह करने की यह तस्वीर सामने आई है। दायरे में जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद अलग अलग हमलों के बाद की ये वो तस्वीर है जहां एक दो नहीं बल्कि 7 से ज्यादा जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि लेबनान के दायरे में हो रही भयंकर तबाही की एक और तस्वीर अब आगे आपके सामने होगी, और ये तस्वीर होगी अवाली नदी से सटे इलाके पर हुई बमबारी की। आपको बता दें, इसी बमबारी में हिजबुल्लाह की 4 इमारतों को जमींदोज कर दिया गया। ये देखिए, पिछले कई दिनों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें खबरें हैं रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की। लेकिन खबर यही है कि ये वही रिहायशी इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के बेस बने हुए थे, इसलिए अब इन्हें तबाह किया जा रहा है। तो रिहायशी इलाकों में बने हिजबुल्लाह के बेस को कैसे टारगेट किया गया, उसकी 3 तस्वीरें आपके सामने। क्योंकि अब जिस तरीके से दायरे में ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, भयंकर तबाही की लेबनान के इस फ्रंट से, ये वो तस्वीरें हैं जहां दावा यह किया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट बेस थे हिजबुल्लाह के। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ है। सुमित, सवाल हम शुरुआत में यही करते थे कि सीमित दायरे में रहकर ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लोकेशन किस तरीके से है दायरे, यहां पर फिलहाल ये जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर क्या खबर? सुरभि, पिछले 1 हफ्ते पहले ही मैं तायरे के इन इलाकों में विजिट कर आया था, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक आप कह सकते हैं लोकेशन है, क्योंकि ये हाइफा के बेहद करीब है। इसका ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सी शोर या फिर आप कह सकते हैं कि समंदर के रास्ते का बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट है, बल्कि तायरे के ठीक पास जो माउंटेन्स है, जो हाइट्स हैं, इजरायली सेना वहाँ पर कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि साउथ लेबनान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे पुराना शहर है आप कह सकते हैं। और यही वजह है कि इजराइल की पूरी कोशिश है कि वो इस इलाके को आप या तो खाली करा ले या यहाँ की हाइट्स को अपने हाथ में ले ले, कैप्चर कर ले, क्योंकि अगर इन हाइट्स पर इजराइल की सेना आकर बैठ जाएगी तो निश्चित तौर पर तायरे अल-लितानी रिवर के पूरे इलाके को वो मॉनिटर कर पाएगी। और यही वजह है कि ना सिर्फ इजराइल ने यहाँ को इवैक्यूएट करने के लिए लोगों को कह दिया है, बल्कि लगातार यहाँ पर बड़ी बम्बारमेंट हो रही है। और यही वजह थी कि अभी भी हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स यहाँ बचे हुए हैं, क्योंकि ये लोकेशन अगर हिजबुल्लाह के हाथ से निकल गई तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ बेरूट के इलाकों तक सीमित रह जाएंगे। चलिए, लेकिन इस बीच उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के अटैक को लेकर भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां 24 घंटे में 115 रॉकेट से हमला हुआ है, और आईडीएफ का दावा यह कि सभी रॉकेट्स को मार गिराया गया है। तो 24 घंटे में 115 रॉकेट से वार की वो तस्वीर। हालांकि आईडीएफ की तरफ से दावा कि सभी रॉकेट्स को मार गिराया, लेकिन हकीकत ये कि उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने एक और अटैक को अंजाम दिया है, जहां दावा तो ये कि पिछले 24 घंटे में 115 रॉकेट से वार किया गया। अब गाजा में इजराइल के मरकबा टैंक को कैसे तबाह किया गया, उसकी तस्वीर भी सामने आई है। हमास के आईडी ब्लास्ट में तबाह मरकबा टैंक की ये तस्वीर देखिए पहले। इजरायली सेना की मूवमेंट को ट्रैक किया गया, और खबर है कि जबालिया कैंप की ओर बढ़ रही थी इजरायली सेना, और उसी दौरान हमास की तरफ से आईडी ब्लास्ट कर इस टैंक को उड़ा दिया गया। अब ये 2 तस्वीरें एक साथ उन हमलों की, जहां देखिए किस तरीके से हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि वो 24 घंटे में 115 हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा। वहीं एक और उस वॉर फ्रंट की तस्वीर
जहां आईडी ब्लास्ट कर मरकबा टैंक को हमास की तरफ से कैसे उड़ा दिया गया, ये तस्वीर भी सामने आई और साफ है कि किस तरीके से जबालिया कैंप की ओर बढ़ रही आईडीएफ को हमास की तरफ से टारगेट किया गया। सिन्हा सर, इन ऑपरेशंस के बीच तबाही का ये मंजर और सवाल उस लिहाज से कि आखिर जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, क्या वाकई उसी मोटिव को बहुत हद तक ये अचीव करने में कामयाब रहे हैं? जय हिंद सुरभि। सुरभि, जब हम बात करते हैं हिजबुल्लाह का और हमास के दो अलग पहलुओं पे, तो हिजबुल्लाह हमास का देखिए, हमास में तो चीजें 80% हमास का ये हो गया है, सिनवार खत्म हो गए हैं। मोहम्मद सिनवार का पता नहीं है, मगर जो वहां पर हॉस्टेजेस हैं उनका कुछ भी नहीं पता लग रहा है अभी भी। यदि आप 101 लें, यदि मार देते हैं कि 30 शायद, जैसा इजराइल का ये है अंदेशा है कि मारे गए हैं, तब भी काफी संख्या में 70 के आसपास वो जिंदे हैं, उनका नहीं पता लग रहा है, ना उनको आप कोई सीज फायर करके हो रहा है। आपने कहा जबालिया, नॉर्थ के इजराइल, जो गाजा के नॉर्थ पे है जबालिया कैंप, वहां पर भी अभी हमास थोड़ी एक्टिव है और ये रहती है। असली मिलिटरली आप खत्म कर देंगे, मगर ये चीजें चलती रहती है। भारत भी इससे जूझता रहता है 70 सालों से, उसी तरह ये जूझते रहेंगे। दूसरी बात जो आपने बात की, खास करके हिजबुल्लाह के संदर्भ में, तो मेरे कारण 17-18 जब वो पेजर अटैक हुआ था सितंबर में, उस समय से इनका मेजर ऑपरेशंस चले हैं। 26-27 के आसपास ग्राउंड ऑपरेशंस चले हैं। नजमुल्लाह मारा गया था 27 सितंबर के बाद, आज 1 महीना हो चुका है। मगर देखिए उनके भी 50 to 60% है ना। आपने जो ऐसा बताया, तो टियर है थानी रिवर के साउथ में, टियर एक बहुत बड़ा गढ़ है। यूनिफिल का भी इनके यहाँ प्रेजेंस है, मगर जो ग्राउंड ऑपरेशन और टनल वर्क जो आ रही है खास करके साउथ की तरफ, वो एक जो रिजवान फोर्सेस ने उनके अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस करने थे, उनको बर्बाद करने में लगी हुई है। देखिए 2 डिविजन्स वहां गए हुए हैं, 2 डिविजन्स कर रहे हैं, वो कुछ सीरिया में भी चले गए हैं। आपने ही खबर चलाई थी पहले। तो आज के दिन में इजराइल को ये जूझना पड़ेगा। और जैसा आपको आज ही पता लगा, जो कासिम है, जो उसका सक्सेसर है, उसको भी वो उन्होंने कर दिया है डिक्लेयर। उसके बारे में भी और खबरें हैं सर, सिन्हा सर, उस बारे में भी आपसे चर्चा करूंगी। एक तस्वीर देखिए, क्योंकि एंटी टैंक माइन की चपेट में आए रूसी टैंक की ये तस्वीर सामने आई है इस वॉर फ्रंट से, जहां खार्किव में रूसी टैंक पर हमले को अंजाम दिया गया। और आपको बता दें, एक दिन में 9 रूसी टैंक को तबाह करने का यूक्रेनी फोर्स दावा कर रही है। अब इस वॉर फ्रंट में लगातार जिस तरीके से यूक्रेनी सेना की तरफ से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, फिलहाल ये रूस के T-90 टैंक पर हुए हमले की तस्वीर है। और यूक्रेन की खार्किव से आई इस तस्वीर के साथ दावा यह किया गया कि लगातार हमलों में रूसी टैंक पर हमले हुए और एक दिन में 9 रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। अब रूस के कुर्स्क में भी यूक्रेनी सेना के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर आई है, जहां ब्रैडली कॉम्बैट व्हीकल के साथ ग्राउंड अटैक और अमेरिका से मिले ब्रैडली व्हीकल के इस्तेमाल को लेकर खबर है। पुशमास्टर से हमला कर रही यूक्रेनी सेना की ये तस्वीर देखिए। और सुसाइड ड्रोन से बाल बाल बचे रूसी सैनिक की भी तस्वीर सामने आई, जहां ड्रोन पर मशीन गन फेंक कर कैसे जान बचाई गई वो देखिए। ये डोनेट्स्क में रूसी काफिले पर ड्रोन अटैक की तस्वीर है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि यहां सुसाइड ड्रोन से रूसी सैनिक कैसे बाल बाल बचा। ये ड्रोन पर मशीन गन फेंक कर जान बचाई। तो इस वॉर फ्रंट से आई वो तस्वीर आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से रूसी टैंक को टारगेट करते हुए अब यूक्रेनी फोर्स भी बड़े दावे कर रही है कि किस तरीके से वो हमलों को अंजाम देते हुए रूस के इन टैंक्स को तबाह करने में कामयाब रहे। वहीं सुसाइड ड्रोन से बाल बाल बचे रूसी सैनिक की ये तस्वीर, जहां मशीन गन फेंक कर जान बचाई गई। और ये मशीन गन फेंकी
गई ड्रोन के ऊपर। तो फिलहाल अलग अलग इस वॉर फ्रंट से आई वो तस्वीरें आपने देखी जहां हमलों को किस तरीके से ग्राउंड पर अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से लगातार हिजबुल्लाह के गढ़ में हमलों का अंजाम देते हुए दायरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सवाल कर रहे थे। वहीं ये साफ हो गया कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के इस वॉर फ्रंट में भी यूक्रेनी फोर्स की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह के गढ़ में अभी तक जिस तरीके से दायरा बढ़ रहा है, उसको लेकर सुमित से यह सवाल किया गया कि आखिर किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में इजराइल अब आगे स्ट्रैटेजी बनाते हुए सीधे लेबनान पे हमलों के साथ साथ अब ईरान पर हमलों की तैयारी में भी है। और इस वक्त आपको बता दूं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर के साथ साथ अशोक सज्जनहार सर भी फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ हैं, उनसे भी इसको लेकर करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर, और यह तस्वीर है इजरायली हमलों से दहले लेबनान की, जहां पर अब एक बार फिर से दायरे में हुई तबाही की वो तस्वीर देखिए जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है और हिजबुल्लाह के बड़े वेपन स्टोर को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर में मची भारी तबाही की ये तस्वीर। अब यहां पर हो रही बमबारी के बीच इजराइल जिस तरीके से इस इलाके पर स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन अब दावा यह भी आईडीएफ कर रही है कि ये वो रिहायशी इलाके हैं जो एक सेफ ऑपरेटिंग सेंटर्स बन चुके थे, यानी हिजबुल्लाह के वो कमांड सेंटर जहां से ये ऑपरेट कर रहा था। यही वजह है कि इन रिहायशी इलाकों को भी अब टारगेट किया गया है। तो लेबनान पर जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, अब ये दायरे में हुई तबाही की भी एक साथ 4 तस्वीर आपके सामने, क्योंकि यहां भयंकर बमबारी को अंजाम दिया गया है। बमबारी उन इलाकों में हो रही है जो रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं, लेकिन ये वो रिहायशी इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के ठिकाने बने हुए थे। वेपन स्टोर्स को भी यहीं पर नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। और लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है, उसके तहत इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दायरे में ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं जहां 70 इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। और इजरायली बमबारी में दर्जनों इमारतों के तबाह होने के बाद की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा, एक इमारत में मौजूद वेपन डिपो पर तबाही और हिजबुल्लाह का बड़ा गढ़ माना जा रहा दायरे जिस तरीके से फिलहाल यहां टारगेट पर है। रिहायशी इमारतों के बीच हिजबुल्लाह की मौजूदगी को लेकर दावा, और हमले से पहले इजराइल ने लोगों को बकायदा चेतावनी भी दे दी थी। अब विनोद सर, सवाल आपसे, ये सवाल मैंने सिन्हा सर से भी इसलिए किया था कि क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को ये अचीव करने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि सुमित ने बताया कि इस लोकेशन की स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या ये एक और अगला लेवल समझे इजराइल के उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हुए जहां वो ये चाहता है कि इस पूरे एरिया को वो एक तरीके से जल्द बफर जोन बना सके? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, और मैंने इसलिए इमेज आप मेरे पीछे लगाया हुआ है। देखिए, साउथ लेबनान गाजा स्ट्रिप की तरह नहीं है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है। उस साउथ लेबनान में जैसे जनरल साहब ने बताया, टायर इलाका भी आता है, और ये जो बेका वैली का जो सदर्न पोर्शन है वो भी आता है। बालबेक रीजन उस एरिया में ही आता है। और यहाँ पे टनल नेटवर्क एक आम बात है। यूनिफिल का प्रेजेंस भी इस पूरे चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। और यूनिफिल आपने देखा भी था, यूनिफिल के जो लोकेशंस हैं उस पे भी इजराइल ने अटैक किया है। तो ये किसी को ये समझना कि गाजा स्ट्रिप की तरह साउथ लेबनान एक वॉक ओवर होगा, वो बिल्कुल ही गलत होगा। बिल्कुल। और इस एरिया पे नियंत्रण पाना या बफर जोन बनाना आज नहीं, बहुत पहले से ये कोशिश करते आ रहे हैं इजरायलीज, और इसमें हमेशा ही नाकाम रहे हैं। इस बार भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नाकामियत और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल इजराइल के साथ सटा हुआ है। और यहाँ से इजराइल में दाखिल होना, टेरेन ऐसा है कि बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एरिया को बमबारी करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग फॉल बैक करेंगे नॉर्थ की तरफ या सेंट्रल लेबनान की तरफ, और फिर इस तरफ आ जाएंगे। सुमित ये जगह पैदल जा चुके हैं, ये मेरी बात को पुष्टि जरूर करेंगे।
it's not easy to get control over South It's Lebanon. not easy to Impossible, get the actually. control. But what will Israel achieve then? लेबनान के 3 बड़े शहरों पर एक साथ हमले की तस्वीर देखिए, क्योंकि धमाकों से दहले बेका, ब्रुटल और बालबेक की ही तस्वीरें सामने आई है, जहां इजरायली हमलों में 65 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली हमले से 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और लेबनान की स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर किया जा रहा है दावा कि किस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। और ये वो हकीकत है जिससे साफ हो गया कि लेबनान में लगातार नॉन स्टॉप अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। अब इंफॉर्मेशन उसी आधार पर, क्योंकि 24 घंटे में लेबनान के 4 बड़े शहरों को टारगेट किया गया। तारे के बाद बेका, ब्रुटल और बालबेक पर बमबारी की ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां इसी बमबारी में 60 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। इजरायल का दावा यह कि हिजबुल्लाह के 12 ठिकानों को टारगेट किया गया है और इजरायल का दावा तो यह कि बेका और बालबेक में भी हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अशोक सर, एक्टिव जिस तरीके से हमास भी अपने गढ़ में था, गाजा में भी हमने देखा किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। पैरेलली अगर उसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए हमास के गढ़ में भी वो ऐसा करने में बहुत हद तक कामयाब हो रहा है, सवाल वहीं आता है, इससे भी आप क्या अचीव कर लेंगे? जी बहुत धन्यवाद सुरभि, और आपका प्रश्न बहुत ठीक है और जो मेरे 2 पहले पैनलिस्ट ने जवाब दिया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, गाजा और ये लेबनान, साउथ लेबनान को इक्वेट करना बहुत गलत होगा और मेरे विचार से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इजराइल को भी बिल्कुल इसके बारे में मालूम है। ये इजराइल पहली बार नहीं जा रहा है लेबनान में, वहां पर ये उसका चौथा हमला है, चौथी बार गया है, तो उसको वहां की टेरेन के बारे में अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए जो वहां पर उसने अटैक शुरू किए हैं, पहले उसने एयर स्ट्राइक्स की, चाहे वो साउथ लेबनान में हो, यहाँ तक कि प्रेशर बनाने के लिए उसने बेरूत तक गया है, यहाँ तक कि नॉर्थ लेबनान में भी जाकर उसने बमबारी की है, ड्रोन्स भेजे हैं वगैरह, बेसिकली हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए और पहले उसका जो टॉप लीडरशिप है उसको एकदम खत्म करने के लिए। परंतु देखिए, ऐसे जब हालात होते हैं तो जरूर वहां पर रेजिस्टेंस आता है। अब रूस को ही देख लीजिएगा, रूस की कितनी बड़ी आर्मी है, कितनी बड़ी उसके पास सप्लाईज है, वेपनरी है, इक्विपमेंट है, परंतु जब वो जाता है उसके अंदर, यूक्रेन के अंदर, तो उसको 5-10 कदम चलकर उसके बाद हर दिन बाद ऐसा मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। और यहाँ का तो टेरेन है, जैसे अभी बताया गया है, बहुत ही हिली टेरेन है, माउंटेनस टेरेन है, बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग टेरेन है, तो उसमें तो इजराइल को पता है जो हम इतनी जल्दी नहीं जा पाएंगे। उनको मुश्किलों का पूरी तरीके से वो उनको आगाह है, परंतु उनके लिए और कोई मेरे विचार से ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने कहा है हमारे 60-70 हजार लोग वहां से डिस्प्लेस होकर नीचे आए हैं, नॉर्थ इजराइल से डिस्प्लेस होकर नीचे आए हैं, उनको हमको वहां पर फिर से रिहैबिलिटेट करना है। एग्जैक्टली, वो एक अलग लेवल पर चैलेंजेस है सर, लेकिन फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद की आ रही तस्वीर पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि अब गाजा में भी हमास से आमने सामने की जंग की तस्वीर सामने आई है और इस हमले में बाल बाल बचे इजरायली सैनिक की फिलहाल तस्वीर देखिए। ये ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान अचानक हुई फायरिंग की तस्वीर है। आपको बता दें, घर में छिपे हमास लड़ाकों ने अचानक हमला किया। तो एक बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक इस फ्रंट पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था, सवाल ये उठाया जा रहा था कि खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतों पर भी लगातार अंदर घुसकर क्यों अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन की आमने सामने की ये वो तस्वीर सामने आई है जिससे साफ हो गया कि इस इलाके में अभी भी इमारतों के अंदर हमास के लड़ाके मौजूद हैं और जैसे ही आईडीएफ यहां पहुंची, घर में छिपे हमास लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। और गुरिल्ला वॉर में इजरायली सैनिक के घायल होने को लेकर भी खबर आई, जहां हमास लड़ाके की फायरिंग में ये घायल हुआ। और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान अटैक की एक और तस्वीर।
आमने सामने की जंग की ये वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान एक बार फिर से अटैक की ये तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इमारतों के अंदर जाकर जिस तरीके से अलग अलग एरियाज में अभी भी आईडीएफ की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा था कि ये वो इमारतें हैं जहां हमास के लड़ाकों ने शरण ले रखी है, लेकिन जैसे ही इस इमारत के अंदर आईडीएफ के ये जवान पहुंचे, हमास के लड़ाकों की तरफ से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर देखिए जहां हमास लड़ाके के अंदर से हो रही फायरिंग में ही गाजा में इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिक घायल। और अब दक्षिण लेबनान में मिले हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस को लेकर बड़ी खबर है, जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क का खुलासा किया है। और हिजबुल्लाह की टनल में पहुंचे आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी, जहां साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान मिली टनल और टनल में मिले हथियार, रॉकेट, गोला बारूद की ये तस्वीर देखिए। लेबनान में जिस तरीके से अभी तक ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, उसमें उस टेरेन को लेकर हो रहे चैलेंजेस पर अभी तक हम बात कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार इन ग्राउंड ऑपरेशंस के बाद दायरा इस कदर बढ़ गया कि अब हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को भी आईडीएफ की तरफ से एक्सपोज किया जा रहा है। फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान जिस तरीके से इस टनल नेक्सस को लेकर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह का ये पूरा टनल नेटवर्क कैसे डिकोड हुआ है, ईरानी डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है और ईरान के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी बताई जा रही है। अब इजरायली हमले में तबाह हुए 4 S-300 डिफेंस बैटरी, ईरान के 3 बड़े डिफेंस साइट्स को भारी नुकसान को लेकर खबर है। तो क्या ईरान का सुरक्षा कवच तबाह हो चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि 4 S-300 डिफेंस सिस्टम बैटरी को तबाह करने की खबर आई। इस्लाम शहर एयर डिफेंस साइट को नुकसान, बिजार एयर डिफेंस साइट में तबाही, खैमनी एयर डिफेंस पोजीशंस को नुकसान, तबदान ऑयल कॉम्प्लेक्स डिफेंस साइट को भी नुकसान का दावा। ईरानी डिफेंस लेयर कमजोर होने का इजरायली दावा किया जा रहा है। अब बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान भी है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि सेना का बजट बढ़ाने की यह तैयारी है और सैन्य बजट को 200% ईरान बढ़ाएगा। ईरानी सरकार के प्रवक्ता की तरफ से किया गया खुलासा, संसद में सैन्य बजट का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो बड़ी जंग की तैयारी के बीच ईरान की तरफ से लिया गया यह बड़ा फैसला, जहां ईरान अपना सैन्य बजट 200% तक बढ़ाएगा। इजरायली हमले के बाद सैन्य बजट बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ईरान का मौजूदा रक्षा बजट $17 बिलियन है और डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ज्यादा खर्च को लेकर खबर। चीन से नई डिफेंस सिस्टम बैटरी खरीद सकता है ईरान, और जिस तरीके से फिलहाल अपनी ईरान क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। उससे पहले अब इजराइल पर हुथी के ड्रोन अटैक की तस्वीर देखिए, और ये अश्कलोन में गिरा हुथी का सुसाइड ड्रोन बताया जा रहा है। यमन से 2000 किलोमीटर दूर हुथी का अटैक, रेड सी के रास्ते ड्रोन हमले की आशंका। रेड सी से अरब सागर तक हुथी के हमले को लेकर खबर। हुथी का एक साथ 3 बड़ा हमला, और लाइबेरिया के ही कंटेनर शिप पर मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। अरब सागर में 2 कमर्शियल शिप पर हमला, रेड सी में 1 कमर्शियल शिप पर अटैक। तो ये 3 बड़ी खबरें अब एक साथ आपके सामने, जहां ईरानी सरकार के प्रवक्ता की तरफ से खुलासा किया गया है आखिर किस तरीके से अब वो संसद में सैन्य बजट का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं और 200% इजाफे की बात कही जा रही है। वहीं इजराइल पर हुथी के ड्रोन अटैक की भी आप तस्वीर देख सकते हैं, और अरब सागर में कमर्शियल शिप पर हुए हमले की भी तस्वीर। अब सेना सर, सवाल ईरान की उस तैयारी को लेकर जहां अब बजट बढ़ाने को लेकर भी प्रस्ताव पेश कर दिया गया है।
देखिए सुरभि, ईरान ने तो ऑलरेडी बजट को 200% बढ़ाया है और उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद Su-34, J-20, J-17 पाकिस्तान से भी खरीदना चाह 60 की मगर आप बजट बढ़ाएंगे तो बजट बढ़ा करके कहां से खरीदेंगे? आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं जिसके लिए, और वो आकर के जब ऑपरेशनल होता है तो उसमें बहुत समय हो जाता है। आज तो देखिए ईरान पूरा एक्सपोज हो चुका है। आप ही ने बताया बड़ा अच्छे तरीके से कि जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है पूरे तबाह हो चुके हैं। देखिए कहां कहां हुआ है। यदि आप तेहरान लेती हैं नॉर्थ के ऊपर में, तो कराज और शमशाबाद उसका जो इलाका है उसमें तकरीबन उनके 4 S-300 थे, वो बैटरीज थे, वो टोटल डिस्ट्रॉयड थे। ये पोस्ट एनालिसिस है, एनालिसिस नहीं है, प्रमाण है इसके। उसके बाद उसने S-400 जो कि सबसे आधुनिक था, उसने इस्फान जो सेंटर में पड़ता वहां लगाया था, उसको इजराइल ने अप्रैल में खत्म कर दिया था। आप बताइए S-400 हम भी लिए हैं S-400 रशिया से, तो वो खत्म हो गया था अप्रैल 2024 में। 2 S-200 थे उसने वहां लगाया था। बंदर इमाम जो आप खेमानी आप बता रही हैं, वो साउथ वेस्ट में पड़ता है, ये जो पर्शियन गल्फ के ऊपर का इलाका है। ये जो पेट्रोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स है जो अबदान का इलाका है, वहां पर ये लगाए थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो टोटल डिस्ट्रॉयड है। इसके अलावा एक उसका सबसे बड़ा रडार जो 1000 किलोमीटर तक पूरा वो इराक में देखता था, सीरिया में देखता था, जॉर्डन में देखता, उसको ध्वस्त कर दिया। तो आज तो उसके पास एयर डिफेंस है ही नहीं। आज वो क्या करेगा? और जो 100 फाइटर एयरक्राफ्ट का अटैक आया था, उनके केवल ये नहीं कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, खास करके जो उनका मिक्सचर था 16, वो बनाने की क्षमता को पूरा ध्वस्त कर चुका है। ड्रोन फैक्ट्री तो डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है इजराइल, और जिस तरीके से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, अब आयरन बीम लेजर वेपन तैनात इजराइल की तरफ से किए जाएंगे। डिफेंस सिस्टम पर $534 मिलियन खर्च इजराइल कर रहा है। लेजर वेपन से सुरक्षा चक्र इजराइल की तरफ से बनाया जाएगा। तो इजराइल की लेजर वेपन से सुरक्षा को लेकर खबर है कि आयरन बीम लेजर वेपन डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा इजराइल, और आयरन बीम के गाजा और लेबनान बॉर्डर पर तैनाती का यह प्लान है। हालांकि डिफेंस सिस्टम पर $534 मिलियन इजराइल की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं। 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी सिस्टम है आयरन बीम। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट कर सकता है आयरन बीम। हालांकि इजरायली मीडिया जिस तरीके से इसको लेकर दावे कर रही है, उसके बारे में भी करूं सवाल। उससे पहले नेतन्याहू की ईरान को न्यूक्लियर वार्निंग भी जान लीजिए, क्योंकि बड़ी खबर आई है, इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया, ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है। तो नेतन्याहू का यह ऐलान है क्या, जहां अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है और ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। वहीं यह भी कह दिया गया कि इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा। तो अब जानिए किस तरीके से नेतन्याहू का यह ऐलान, जहां ईरान से न्यूक्लियर संग्राम, क्योंकि इजराइल से जंग मिडिल ईस्ट की सूरत बदल देगा और इजराइल के खिलाफ ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है। ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर नेतन्याहू का यह विनाशक ऐलान है, ईरान को किसी भी हाल में न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी को घातक हथियार देता है, ईरान की नापाक योजनाओं को विफल इजराइल करेगा। नेतन्याहू के ये 4 ऐलान, टेंशन में ईरान। जानिए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि यहां ये साफ तौर पर ऐलान करते हुए बड़ी चेतावनी भी दे दी गई है, बुराई की धुरी को खत्म करना है। दक्षिण उत्तर में ईरान के प्रॉक्सी को खत्म करना है, टारगेट तय है। हालांकि ईरान और उसके सहयोगियों से भारी कीमत वसूलनी है, और इंपॉर्टेंट ये कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। नेतन्याहू के ये 4 ऐलान। हालांकि विनोद ऑगस्टीन सर, मुझे ये बता दीजिए, ये साफ है कि ईरान अगर सीधे तौर पर डायरेक्ट वॉर में इजराइल का सामना नहीं कर सकता, तो क्या ये भी हकीकत नहीं है कि इन्हीं प्रॉक्सीज के बीच में उसने इजराइल को भी उलझा रखा है? कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज हैं ये ईरान के 2 हाथ की तरह काम कर रहे थे। अभी लगभग एक हाथ तो पूरी तरह कट गया है और एक हाथ थोड़ा सा चोट जरूर खाए हुए हैं। और अभी जब जनरल साहब ने बताया, मैंने उसका प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कहते हैं, ये प्रमाण मैंने पीछे लगाया हुआ, देख लीजिए। ये है वो S-300 साइट का
जो डिस्ट्रक्शन इमेजेस जो अभी ओपन सोर्स में अवेलेबल है, और जो लेजर वेपन है वो भी आप देख रहे हैं। ये भी जो आयरन बीम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये भी बहुत ही एक कारगर वेपन आयरन डोम की तरह होने वाला है। तो टेक्नोलॉजिकली इजराइल आगे बढ़ रहा है और सोच विचार में ईरान पीछे को जा रहा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्सप्लोसिव है। ये बहुत इतना खराब कॉम्बिनेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को ये 20, 25, 30 साल पीछे धकेल दे। आज ये होल्ड कर लें और टेबल पे आके बात करें, हो सकता है ईरान अपना थोड़ा बहुत वर्चस्व इस इलाके में बचा के रखे। ओवर टू यू। बिल्कुल, लेकिन अब अमेरिका का ईरान को डायरेक्ट वार्निंग को लेकर भी खबर है, क्योंकि अब गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे ईरान, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। और यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका की तरफ से ये दावा क्या है, जानिए। अमेरिकी बेस पर हमले का विनाशक अंजाम होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान की नजर है। रिपोर्ट में इसको लेकर किए जा रहे हैं दावे। हालांकि अपने अस्तित्व को बचाने की जिस तरीके से कोशिश ईरान को करनी चाहिए, जो बात इस वक्त विनोद सर कह रहे थे, उसके बाद मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए अमेरिका की ये वार्निंग भी बहुत बड़ी है। और अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान की नजर की बात कही जा रही है, उसी के तहत खबर समझिए, क्योंकि अमेरिका की ये ईरान को वार्निंग है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका आत्मरक्षा में कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ईरान को किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम इजरायल ईरान के बीच आगे तनाव नहीं देखना चाहते, और ईरान ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमारी नजर है। और अब गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी पर बैन को लेकर भी खबर आई है। इजरायली संसद में 2 विधेयक पारित हुए हैं और UNRWA को आतंकी ग्रुप घोषित किया गया है। हमास से मिला है UNRWA। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने अब खाने पीने का भी संकट। हालांकि इस खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन का मतलब, अशोक सर आपसे इसके बारे में सवाल करूंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद, जहां पहले देखिए किस तरीके से अब इजरायल ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन लगा दिया है और इजरायल में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर बैन के लिए विधेयक पास हुआ है। विधेयक के पक्ष में सांसदों ने 92 और विपक्ष में 10 वोट डाले गए हैं और कानून के पारित होने से एजेंसी अब गाजा में काम नहीं कर पाएगी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी यानी UNRWA को आतंकवादी समूह बताया गया। UNRWA के 1 दर्जन कर्मचारियों पर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल होने के आरोप और हमास चीफ सिनवार की बॉडी से भी UNRWA का पहचान पत्र मिला था। 75 साल से फिलिस्तीनियों की मदद कर रहा है UNRWA। नेतन्याहू की पार्टी के नेता बोले UNRWA का मतलब हमास। अब UNRWA पर बैन से गाजा पर असर भी जरा देख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यह बड़ा फैसला लिया गया है, साफ है गाजा में मानवीय संकट बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि खाने और पीने का संकट भी और ज्यादा गहरा जाएगा। यहां तक कि दवा और बुनियादी चीजों पर भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर दिखेगा और साथ ही गाजा वेस्ट बैंक में भी 25 लाख लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सर। जी सर भी आपका ये बिल्कुल कहना ठीक है। आपने जो ये 5 बिंदु बताए हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूएन रिलीफ एजेंसी के वहां पर होते हुए भी हम देख रहे हैं जो वहां पर बहुत मुश्किलें आ रही हैं लोगों के लिए। उनको खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं है, उनके उपचार के लिए कोई ठीक प्रबंध नहीं किए गए हैं। और अगर वो वाली रिलीफ एजेंसी जो कि यूएन के एजिस के अंडर आती है, यूएन का उसको संरक्षण है, यूनाइटेड नेशंस के नाम का संरक्षण है, वो होते हुए जब वो काम नहीं कर पाई, तो अगर वो नहीं होगी तो फिर कैसे वहां पर पहुंचेंगे। और मैं समझता हूं इससे इजराइल की पूरी दुनिया में भर्त्सना और निंदा और की जाएगी। तो कोई ना कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी जो कि अनबायस्ड हो और वो वहां पर ऐसा काम कर सके जिसको इजराइल का भी समर्थन हो, सपोर्ट हो, वो वहां पर आकर काम कर सके, इसका होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि नहीं तो जो वहां पर लोग हैं उनके लिए रहना बहुत ही दूभर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही उनके हालात बहुत खराब हैं। तो ये मेरे विचार से जो स्टेप्स लिए हैं इजराइल ने अपने आप सोच समझ कर लिया होगा, क्योंकि जो कुछ भी वहां पर गाजा की एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी उसको UNRWA उसको सपोर्ट करता था। क्योंकि देखिए UNRWA में भी सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो वहीं के हैं, लोकल लोग हैं, ज्यादातर फिलिस्तीनी लोग हैं। हिजबुल्लाह ने नहारिया पर रॉकेट दागे हैं और नहारिया के ट्रेन स्टेशन पर हमला। एक्टिव आयरन डोम ने हमले को नाकाम किया।
इजराइल पर हिजबुल्लाह के नॉनस्टॉप अटैक को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जहां 24 घंटे में 115 रॉकेट से वार हुआ। अब खबर है कि मालोत और तारशिशा इलाके में एक शख्स की मौत हुई है और ज्यादातर रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। आईडीएफ इसको लेकर दावा कर रही है। तो 24 घंटे में 115 जगह हुए हमले की बात की ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नईम कासिम को मिली हिजबुल्लाह की कमान। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का नया चीफ बना नईम कासिम। इजराइल के डर से तेहरान में छिपा है कासिम। नसरल्लाह की मौत के बाद लेबनान से कासिम भागा। हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था कासिम। नईम कासिम, थोड़ी देर पहले एक्सपर्ट इसी का नाम ले रहे थे। हालांकि इसके बारे में आप खबर भी जान लीजिए कि आखिर कौन है नईम कासिम। नईम कासिम जो हिजबुल्लाह का पहले डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, अब इसे कमान मिली है। फिलहाल इसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही ग्रुप का सबसे सीनियर नेता और इजराइल के हाथों मारे जाने के डर से ईरान में छिपे कासिम को लेकर खबर बढ़ी है। अब नईम कासिम हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। कासिम हिजबुल्लाह के स्कूल्स के नेटवर्क पर भी नजर रखता है और इंपॉर्टेंट ये कि 1991 में नईम कासिम ग्रुप का उप महासचिव भी चुना गया था। हालांकि इसकी बैकग्राउंड भी इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की शूरा परिषद का कार्यकारी सदस्य रह चुका है और हिजबुल्लाह और सरकारी और सैन्य गतिविधियों का भी प्रभार संभाल चुका है। चलिए, तो जिस तरीके से इस वॉर फ्रंट की खबरें आपने देखी हैं उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से न्यूक्लियर संग्राम को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन अब जंग में किम की एंट्री और जंग में किम की एंट्री को देखते हुए नेटो का विस्फोटक खुलासा है क्या, इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के तोरेस में रूसी बेस की तबाही की तस्वीर देखिए, जहां बिल्डिंग में ठहरे रूसी सैनिकों पर अटैक को अंजाम दिया गया। यूक्रेनी फोर्स ने पूरी बिल्डिंग को तबाह करने का किया दावा। और अब रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री। नेटो चीफ मार्क रूट का यह सनसनीखेज दावा। रूस में 10,000 किम की सेना, पेंटागन की तरफ से कहा गया। ट्रेनिंग के नाम पर जंग में शामिल की गई है किम की सेना और रूस में किम की सेना की तैनाती बेहद खतरनाक। नेटो का यह दावा क्या है रूस में 10,000 किम की सेना को लेकर, जहां दावा यह कि रूस की मदद के लिए 10,000 सैनिकों को मॉस्को भेज रहा है किम। नॉर्थ कोरिया के कुछ सैनिक रूस के कोर्स में सीमा पर तैनात हैं। नेटो महासचिव मार्क रूट का कोरियाई सेना की तैनाती का यह दावा है और सेना की तैनाती में रूस और यूक्रेन जंग में किम की एंट्री की भी पुष्टि हो गई है। मार्क रूट कह रहे हैं किम ने सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा है। पेंटागन की तरफ से कहा गया किम के सैनिकों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस कर रहा है। रूस में उत्तर कोरियाई सेना की तैनाती बेहद खतरनाक। अब सिन्हा सर, ये समझा दीजिए, क्योंकि जिस लिहाज से ये फैसला लिया गया है उसके बाद इनकी मौजूदगी को लेकर तो दावे किए जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर फ्रंट पर इनकी तैनाती, क्या नेटो को भी अब ये लिबर्टी मिल रही है या वो सीधे तौर पर ये कह सकता है कि वो भी अपने ट्रूप्स को किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इस वॉर फ्रंट पर तैनात कर सके? देखिए सुरभि, एब्सोल्युटली जो आप कह रही हैं, इसके दो पहलू हैं, दो आयाम हैं इसके। देखिए, जब व्लादिमीर पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कि डिफेंसिव इसके लिए वो यूज करते हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। 1,000 तो आ चुके हैं, 10,000 जेलेंस्की कहते हैं, अब नेटो चीफ भी यही कह रहे हैं, और उनको कुर्स्क में लगाया गया है। जो सेम रिवर है, जब आप जाते हैं सूमी से तो सेम रिवर जो आती है उसके ऊपर में अभी डिप्लॉयड है 1,000 के आसपास में। मर्द सुजा एक इलाका है जो आपने पहले दिखाया था कुर्स्क के इलाके में, उनका यूज होगा। मेरे ख्याल से वो 10,000 सैनिक आएंगे, मगर उनका एक समझौता है नेशन वाइज, और ये समझौता हुआ था 3 महीने पहले। वो अब जमीन पे आप देखती हैं उनको ट्रेनिंग तो डिफेंसिव तरीके से उनको यूज होगा, ऐसा उनका कहना है। मगर सुजा का जो इलाका है जिसमें बहुत बड़ी पकड़ है यूक्रेन की, वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है जब आप कुर्स्क के इलाके में जाएं।
मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेटो के भी वहां सैनिक थे। नेटो के सैनिक ऑलरेडी स्टुटजा में थे और उनका प्रूफ रशिया ने दे चुका है, इंक्लूडिंग उस में से कुछ लोग उनके बंधक भी हैं। तो ये तो चीजें चलेंगी, मगर आज के दिन में अट्रिशन वॉरफेयर के अंदर में, खास करके खार्किव के इलाके में बहुत बुरी हालत है यूक्रेन के लिए। उनके 7 किलोमीटर का एक इलाका है, कल ही बाखमुत से भी ज्यादा वहां भयंकर तबाही मचाई है रशिया ने। Irrespective of this fact, विनोद सर, I'll come over to you, क्योंकि दावे तो ये कर दिए गए कि रूस की सेना को कमी हो गई, इसलिए अब ये तैनाती की जा रही है। दूसरी तरफ सवाल उस लिहाज से भी विनोद सर, जहां पर नेटो देश भी अपनी आत्मरक्षा के लिहाज से आने वाले वक्त में अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट को लेकर फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लॉ बड़ा साफ है। आप डायरेक्टली किसी भी ट्रूप्स को किसी के भी खिलाफ आप उतारती हैं तो आप डायरेक्टली उस वॉर में इन्वॉल्व होते हैं। Exactly. इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो कोरियन ट्रूप्स डायरेक्ट एंगेजमेंट यूक्रेनी ट्रूप्स के साथ अगर कर रहे हैं तो कोट अनकोट विद इन द रूल्स ऑफ द वॉर नेटो भी अपने ट्रूप्स को उतार सकते हैं, पहली बात। लेकिन मेरा छोटा पॉइंट ये है सुरभि जी, ये एक रिएक्शन है ना कि एक्शन। क्योंकि नेटो ट्रूप ऑलरेडी उतारे जा चुके हैं, नेटो ट्रूप ऑलरेडी रशियन ट्रूप के साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं और ये उसका एक रिएक्शन था, ना कि एक्शन है जिस तरह से पेंट किया जा रहा है इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया के बीच। इसको ये समझना कि ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट नहीं है, ये एक रिएक्शन है। ये हमें अपने दर्शकों को समझाना होगा कि चलिए, फिलहाल वक्त की कमी है, लेकिन इस वक्त फिलहाल वॉर फ्रंट से आ रही इन तस्वीरों के आधार पर कर रही थी आपसे सवाल, जहां जानना जरूरी था कि आखिर किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट्स पर अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।